जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि लश्करी साहब मेरा हाल चला गया, मुझे कहा गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ जरूर खड़ी है मेरी जमात, और उसके रीजंस हैं कि हम क्यों उस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निजाम का तसलसल। भला आपको गिला शिकवा होगा 8 फरवरी के नताइज पे, लेकिन 8 फरवरी के बाद की सिचुएशन थी जिसको कोई शख्स हैंडल करने को तैयार नहीं था, और उसकी कॉस्ट हम पे भी कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि यहाँ पे हुकूमत साजी होगी। अगर उन नताइज के नतीजे में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम गवर्नमेंट बनाते, लेकिन किसी पोलिटिकल पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और अगर इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न लेती तो आज जो निजाम आप देख रहे हैं ये निजाम भी ना चल रहा होता, आज ये पार्लियामान भी ना होती, आज ये हुकूमतें भी ना बनती, आज इस किस्म की गुफ्तगू भी ना हो रही होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल इंटरेस्ट में हमने समझा कि पार्लियामेंट्री फोरम को कंटिन्यू करना चाहिए, और हमने बरमला जिस जमात के पास तादाद हमसे ज्यादा थी हमने सपोर्ट किया। आज यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत का कि उन्होंने जो इशू बाजोड़ से शुरू हुआ और फिर उस पर उन्होंने पेशावर में भी जरगा किया और कोयटा में भी, और प्रोविंशियल लेवल की क़यादत ने अपनी रिकमेंडेशन, दोनों रिकमेंडेशन जनाब आमन वली साहब ने आगाज में वो पढ़ के सुनाई भी। आप ये मल्टीपल इशूज इनमें रेज किए। एक जो पेशावर का अलामिया है उसमें 28 नुकात हैं, जो कोयटा वाला है 14 का है। तो आज की इस मीटिंग में हमने बहुत सारी रुदात सुनी, दोस्तों से उनकी तकलीफ सुनी, उनके इशूज सुने, लेकिन मैं समझता हूँ कि APC और पर्टिकुलरली APC बुलाई गई है पश्तून और बलोच इश्यूज, और इसको कन्फाइन किया गया 2 प्रोविंसेस। मेरा आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं है तो सियासी जमात बना सकता है, सियासी जमात का रुकन हो सकता है। ये मेरा आइन कहता है, हमारा आइन हक देता है मुझे, हर शहरी को हक देता है। और पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उन जमातों में पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो ANP है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई भी सियासी जमात है उसमें कोई भी शख्स, वो किसी सूबे से तल्लुक रखता हो, वो किसी कौमियत से तल्लुक रखता हो, वो उस जमात का रुकन बन सकता है। और मुझे उम्मीद है ANP सिर्फ पश्तूनों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ANP में बहुत सारे लोग हैं जो नॉन पश्तून है, वो भी उनके मेंबर हैं, पंजाब से भी उनके मेंबर हैं, बलूचिस्तान से भी उनके मेंबर हैं, सराइकी भी हैं। लेकिन क्योंकि इशू जो शुरू हुआ है बाजोड़ से हुआ, पश्तूनों से हुआ, तो इस बुनियाद पे ये APC बुलाएगी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात, आप ये देखें, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें तो 47 से लेके 1973 के पास आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं था। इंडिया आजाद हुआ हमारे साथ 51 में वो कॉन्स्टिट्यूशन ले आया, हम 25 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन न ला सके, और फिर 1973 में आइन जो बना, कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबों की नुमाइंदगी वहां थी, बलोच भी थे, पश्तून भी थे, जमात इस्लामी भी थी, दीगर जमातें भी थी, सबका कंसेंसस डॉक्यूमेंट है ये। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, और इस स्टेज पे आके जब आप नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो फिर मीनिंग देयर बाय कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से आप इनहराफ करने जाए। और अगर किसी शख्स ने, किसी सूबे ने, किसी सियासी जमात ने यह बात की तो फिर नया आइन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस आइन को छोड़ना, छेड़ना को मुनासिब बात नहीं होगी। आप इस आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, अपने राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसी फ्रेमवर्क के अंदर बैठ के काम करना पड़े। आप ये जहन से बात निकाल दें, आज वो सूरत हाल नहीं, उस किस्म की क़यादतें जो क़यादत 1973 में कौमी असेंबली में थी, और देखिए 1972 से ये प्रोसेस शुरू हुआ, इंटरन कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिर ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ बनाना, तो फिर अल्टीमेटली ये अप्रैल 1973 में कंप्लीट हो गया था नेशनल असेंबली, और फिर 14 अगस्त 1973 से वे लागू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर आप समझते हैं कोई अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट का इख्तियार ये आइन खुद देता है पार्लियामान को, इसमें प्रोविजन मौजूद है, और आइन में अमेंडमेंट्स होती हैं, हुई भी हैं, और जिस तरह वक्त का तकाजा होता है, इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, तो फिर अमेंडमेंट्स आती हैं, कानून साजी भी होती है। लेकिन खुदा रहा इसको, अगर आप ये उसको, उस आइन को आप मुस्तरद करके एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉलिडरिटी के हक में ये बात जाए। मैं अपनी इस बात का आगाज जरूर करना चाहता हूँ, अमन वली साहब भी तशरीफ ले आए हैं, कि मेरा आइन के जो इब्तदाइया है ना, वो इब्तदाइया कहता है कि हाकमियत रब्बुल इज़्ज़त की है इस कायनात पे, और पाकिस्तान के अवाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे अल्लाह की दी हुई हदूद के। और उसमें इंपॉर्टेंट बात जो है जिस पे मैं आगाज करना चाहता था कि दैट स्टेट शैल एक्सरसाइज
its authority through its chosen representative. रियासत अपना इख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करे और मेरा इस पे फर्म बिलीव है। मैं 1973 के आइन पे बिलीव करता हूँ और जब हम सियासी जमातें जब बैठती हैं या सियासी लोग बैठते हैं तो हम समझते हैं कि अगर रियासत ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करना है तो वो इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल। आज हम एक डायलॉग कर रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातों के क़यादतें यहाँ मौजूद हैं और डायलॉग किस पे कर रहे हैं कि जो इश्यूज हैं उनको इश्यूज को सॉल्व कैसे किया जाए, उनको रिजॉल्व कैसे किया। तो डायलॉग जो है वो सियासत की असास है। डायलॉग इज दी एसेंस ऑफ द पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि जैसे भी हालात हो, जैसी भी मुश्किलात हो, ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को डायलॉग करना चाहिए और ये डायलॉग स्टेक होल्डर्स के साथ भी होना है। यहाँ बात हुई है एस्टैब्लिशमेंट की, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। कोई ऐसा मुल्क है जो बगैर एस्टैब्लिशमेंट के चलता हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के भी पैरामीटर्स डिफाइन है। मेरा आइन डिफाइन करता है वो पैरामीटर्स। स्टेट ऑर्गन्स की जो जिम्मेदारियां वो भी बयान करता है, स्टेट ऑर्गन्स के जो इख्तियारात है वो भी बयान करता है। तो अगर आप डायलॉग करना है तो फिर पार्लियामान एक ऐसा इदारा है जहां अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं और आपके नुमाइंदे वहां मौजूद है, तो वो ही डायलॉग करे और यह इख्तियार भी उन्हीं के पास। मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुल्क का पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी खुददार भी इज्जतदार भी है। हर कौमियत ने कुर्बानियां भी दी हैं। पिछले कई अरसे से पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इशूज ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ कन्फाइन न करे पश्तूनों तक। KPK में पश्तूनों के अलावा भी जो सर्विसेज के लोग वहां पे शहीद होते रहे वो दीगर कौमियतों से भी उनकी सेक्रीफाइसेस भी है। एज अ पाकिस्तानी हम जरूर सोचें, लेकिन हम गुफ्तगू शनीद करना चाहें, डायलॉग करना चाहें, अगर एस्टैब्लिशमेंट से करनी है तो फिर पार्लियामान का इदारा है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ वहां पे जुडिशरी भी है, वहां पे बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो भी स्टेक होल्डर्स है और जुडिशरी भी स्टेक होल्डर है इस मुल्क में। वो भी मैं आपने 26th अमेंडमेंट की बात की, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स से बात नहीं हो सकती। मेरे मुल्क का जो दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन के हाथों खेलता है, जो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी करता है, उसके साथ तो डायलॉग नहीं हो सकता। अगर कोई हिंदुस्तान का अलाकार बन के मेरे मुल्क में दहशतगर्दी करता है तो मैं उसके साथ डायलॉग करूं, उसके साथ तो डायलॉग नहीं होना चाहिए और आप भी एग्री करेंगे। डायलॉग तो अपने सिटीजन के साथ होता है, जिनके इश्यूज हैं उनके साथ होता है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं। असल आपका इशू है NFC का, आपकी बात हुई यहाँ पे, बिलाशुबा नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के नीचे बनता है। 5 साल के बाद उसको रिवाइव करना होता है। हर 6 महीने में फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और प्रोविंशियल मिनिस्टर ने भी एग्जामिन करना होता है कि नेशनल फाइनेंशियल कमीशन जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये जिम्मेदारियां वो निभाते हैं कि जो पार्लियामान के अंदर बैठे। ये सना बलोच साहब मेरे दोस्त ने बात की कि जी डिस्पैरिटी है पॉपुलेशन की बुनियाद, नेशनल असेंबली की रिप्रेजेंटेशन पे डिस्पैरिटी। इस पे आप बात भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम फॉलो करते हैं वेस्ट मिनिस्टर को, पार्लियामानी निजाम जो बरतानिया का, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं फॉलो करते। मेरे आइन में है कि जी लोअर हाउस का बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। हिंदुस्तान का आइन तो ये बात नहीं कहता, उसका तो अपर हाउस का। मनमोहन सिंह अपर हाउस का मेंबर था, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा। कभी आपने इस पे गौर किया? आपने इस पे कभी गौर किया? सना बलोच साहब, आप मेरे साथ कहीं बैठे, हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाले कि जो डिस्पैरिटी है इसको पैरिटी के एम्बिट में हम लाएं कैसे। इस पे बात हो सकती है और बात कहाँ हो सकती है? पार्लियामान में हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज बात कर सकती हैं, तो इस पे गुफ्तगू करना कोई हरज भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस पैरिटी वाले सिस्टम पे, तो फिर वो जो 1 यूनिट वाली पैरिटी थी, फिर वो उसके आपने भी खमियाजे भुगते हैं। फिर जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, पॉपुलेशन किसी की ज्यादा थी, किसी की कम थी, फिर आप उस वक्त ले आए थे वो जो लोकल बॉडी सिस्टम और 80,000 आपने वो नुमाइंदे बनाए थे जो इंतखाब करते थे। तो लेट्स सी, इसी फ्रेमवर्क में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बैठ के हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे, हम इस पे बात। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मौलाना साहब ने खुद कहा कि मैंने कल एक वीडियो देखी, वायरल हुई है, जो CPEC का जो आपका रोड है, जो डेरा इस्माइल, वो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे वो माइलेज लिखी होती है कि डेरा इस्माइल खान 104 किलोमीटर तो फला इतने। तो जैसे वो रक्स कर रहे हैं लोग उधर असले के समय, और बॉर्डर पे जो बॉर्डर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर। सो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और क्योंकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं, ईस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन देख ले आप, वेस्टर्न बॉर्डर की, आप विदाउट आर्म फोर्सेज सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको डिपेंड करना पड़ता है। आप पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज पे मैं और आमिर वली बंदूक उठा के तो नहीं जाएंगे। ये तो किसी और को ही उठानी पड़ेगी ना, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको रियासत
देती है, तनख्वाह देती है, जिसको लुक आफ्टर करती है, उन्होंने करनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को बैठ के जिन क्राइसिस में आज मुल्क फंसा हुआ है उससे निकालने की पॉलिटिकल लीडरशिप का ये काम है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी ये काम सर अंजाम दे सकती है। इसमें जो 28 पॉइंट आमिर वली साहब ने सुबह पढ़े, बड़े मल्टीपल इश्यूज हैं। इस पे हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इन इश्यूज में। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो है टेररिज्म। इस पे कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। और खुदारा जो अफगानिस्तान के इशू है ना, उसके पश्तून इश्यूज को मत, दैट्स एन इशू बिटवीन टू स्टेट्स। हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, बलोच इस पाकिस्तान के शहरी, सिंधी इस पाकिस्तान के शहरी, उसको एनेक्स करना अफगानिस्तान इशू के उनका डिफरेंट इशू है। वो स्टेट टू स्टेट रिजॉल्व होगा और स्टेट टू स्टेट ही रिजॉल्व होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेड की बात होती है आपकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज, बॉर्डर्स की बात होती है आपकी पार्लियामेंट, उस पर हम पार्लियामेंट पे गुफ्तो शनीद करें तो ज्यादा बेहतर बात होगी। मेरा ख्याल है आपने जो गुफ्तगू यहाँ पे दोस्तों ने की उसको इसी सेंस में लें कि वो इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, इश्यूज को हाईलाइट करना, और वो इश्यूज पब्लिक के सामने भी रखना चाहते हैं, सियासी क़यादतों के सामने भी रखना, ताकि सियासी क़यादतें अपना इनपुट दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट अभी वो दोस्त बैठे तैयार कर रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज उस कंसेंसस डेवलपमेंट को देख के उस पर एग्री करेगी तो वे फॉरवर्ड निकालना हमने। हम खाली क्राइसिस डिस्कस करने नहीं बैठे, हम यहाँ इसलिए बैठे कि हम वो क्राइसिस है उनको डिस्कस भी करें, वे फॉरवर्ड भी, हम बताएं कि हमने मुस्तकिल में करना क्या है और अपनी कौम को देके क्या जा रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए हम कौन से फुटमार्क्स छोड़ के जा रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर वली साहब का, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनकी जमात का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। क्राइसिस अभी देखे ना, डायलॉग की जब बात होती है, आप बाजोड़ में डायलॉग हुआ, मैंने अखबारात में पढ़ा, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, डायलॉग हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो डायलॉग जो है वो जरगा कामयाब ना हो सकता। तो फिर हम तो आपने कहा ऑपरेशन, बिल्कुल ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज देखें, गवर्नमेंट देखे, लेकिन ये जरूर देखें कलेक्टर डैमेज कम से कम बेगुनाह और मासूम लोगों की जाने नहीं चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट है तो उसके लिए उसको अपनी फेट उसको मिल जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करती हैं, आपके आर्म फोर्सेस क्या करती हैं, लेकिन एक जो बेगुनाह शहरी है, मासूम शहरी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत का काम, और रियासत में ऐसा समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए। और आखिर में मैं ताज़ियत भी करता हूँ, इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ उन खानदानों से जो पिछले दिनों जो सैलाब आए, कल भी आया, उससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में भी है, और 11 डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट हैं KPK की जो ज्यादा अफेक्टेड है। और उस पर मैं समझता हूँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड अनाउंस कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उन तमाम खानदानों की माली इमदाद भी करनी चाहिए। जो इंसानी जानें चली गई हैं वो तो खैर वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके जो नुकसानात हैं उन नुकसानात के बारे में पार्लियामान गौर भी करे और पार्लियामान उनको उनके लिए फंड्स भी अप्रूव करें। हमें समझते हैं कि ये जहाँ गवर्नमेंट अनाउंस करती है इस इशू को पार्लियामान में बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए और अप्रोप्रिएट फंड्स जो है ना जो है वो फराहम होने चाहिए उन